भारत के मनीषियों ने, भारत के विद्वानों ने, भारत के उन शहीदों ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महर्षि अरविंदो ने, बिस्मिल ने, ऐसे तमाम लोग ये कहते कहते अपनी जान कुर्बान कर दिए। अशफाकुल्ला खान ने, उनका भी पढ़िए जरा, एक मैं दे रहा हूं अशफाकुल्ला खान का, एक मेमायर्स दे रहा हूं मैं हिंदी की किताब में 11वीं में, जो उन्होंने अपनी मां को खत लिखा है कि वो जो सजा पा रहे हैं, मृत्यु दंड पा रहे हैं, वो किस देश के लिए पा रहे हैं और देश के लिए क्या सोच रहे हो। अगर हम उस देश को ठीक से बच्चों के सबकॉन्शियस के एल्गोरिदम में डालकर और 21वीं सदी में आसन्न जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए 146 करोड़ को आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के बनाने के लिए अगर हम दृष्टि विकसित नहीं कर पाए तो मात्र दक्षताओं से ही काम नहीं चलेगा। दक्षताओं में है तो बहुत सारे सीईओ बैठे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों में, लेकिन वो आकर के भारत को एआई ग्लोबल हब नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको लगेगा पॉल्यूशन है यहाँ सिटीज में। आप पढ़िए ना आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस से लेके हिंदू में तमाम आर्टिकल, मैं चूंकि डेली पढ़ता हूँ एडिटोरियल, तमाम आर्टिकल आ रहे हैं कि वी आर रेडी टू ज्वाइन इंडिया बट हाउ आवर फैमिली विल सर्वाइव इन दैट पॉल्यूटेड एटमॉस्फियर। जैसे लगता है कि पॉल्यूशन आपकी धरती है, जिस धरती के लिए लंका रूपी स्वर्णमयी लंका को जीतने के बाद भी भगवान राम छोड़कर चले आए और लक्ष्मण से कहा या स्वर्णमयी लंका अपि मां मम न रोचते लक्ष्मणा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक और तो हम राम की बात करेंगे और दूसरी ओर जो वहां की स्वर्णमयी अट्टालिकाएं हैं वो इतना आपको आकर्षित करेंगी कि आप भारत को, भारत के लिए कुछ देना ही नहीं चाहेंगे। जिस भारत के नाम पर आप वहां पर अपने अधिकार चाहते हो, जिसके लिए आप चाहते हो कि भारत आपके साथ खड़ा है और भारत खड़ा है उनके साथ, पूरा देश चाहता है कि उनकी इज्जत हो, लेकिन उन्हें तो सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके एल्गोरिदम में चंद प्रतिशत सोच रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी उन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए बंधुओं चाइना ने के वीजा लागू कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारत नहीं स्थापित है। एल्गोरिदम में उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है बड़ी सैलरी देके, तो के वीजा जारी किया 1.5 महीने पहले कि अमेरिका से जिनको जिनको एशियंस को बाहर निकाला जा रहा है उसको मालूम है, साजिशन बोल रहा है, क्योंकि वहां पर 70% सिलिकॉन सिटी में भारत के लोग, 10% चाइनीज हैं। वो कह रहा है जो जो लोग वहां पर हैं एशिया के लोग, उनको हम उससे अच्छी सैलरी में बीजिंग के ग्लोबल हब में बुलाएंगे और बिना किसी कठिनाई के बुलाएंगे। आमंत्रित कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ये हमें उन सब चीजों को नकारने के लिए कि आगे इस तरह की समस्याएं ना आए, हमें धीरे धीरे, भले ही छोटे स्केल पर, लग सकता है कि वो स्केल छोटा है, ये भी लग सकता है कि बाकी बोर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए जब एक धारा चलती है ना तो हमेशा जो अच्छी धाराएं होती हैं माइनॉरिटी में होती है, किसी भी युग में, कालखंड में, वो धीरे 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 बड़ा स्वरूप लेती है। महर्षि दयानंद के कालखंड में नहीं स्वीकार किया था लोगों ने महर्षि दयानंद को, बहुत छिटपुट स्वीकार हुए थे, लेकिन जब वो चले गए तो स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखोगे तो महर्षि दयानंद के ही धारणा की दृष्टि के लोग, एक आकलन आया हुआ है कि 80% लोग महर्षि दयानंद की धारणा के लोग ही उसमें थे, 80% लोग। तो वो दृष्टि और दक्षता दोनों को डेवलप करना हो, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। बाकी जो एक नंबर है सुनील, जिस पर कि एफिलिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, उस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप पर नमस्ते कर दीजिएगा, ओम नमस्ते करके, फिर आपकी पूरी वेबसाइट ही खुल जाएगी, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। हमने ये कोशिश किया हुआ है कि एफिलिएशन के लिए जो भी नियम कानून है उनको थोड़ा और रेशनलाइज करें, एनईपी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को, लैंड आवश्यकताओं को देश की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम कितना रैशनली आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए, और एक मॉडल बायलॉज में हमारे ये भी प्रावधान है जो अब सीबीएसई ने भी अभी टुकड़ों में फॉलो किया है
कि अगर कोई हमारे यहाँ अप्लाई करता है मानक के अनुसार जो हमारे बायलॉज में है, और हम उस पूरी सूचना को डायरेक्टर एजुकेशन संबंधित राज्य सरकार को भेज देंगे, 30 दिनों में अगर उनकी कोई आपत्ति नहीं आती है और हमारी टीम जाकर के उसको उचित पाती है अपने मानकों पर, तो हम उसको एफिलिएशन दे देंगे। बहुत सारी जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि बहुत दौड़ना है, परेशान होना है, लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी जरूर बोर्ड की होगी कि देखें कि रीजनेबल कक्ष जितना सेक्शन चला रहा है उसके लिए लाइब्रेरी, उसके लिए लैब, उसके लिए हाइजीन, उसके लिए स्ट्रक्चर मजबूत है कि नहीं है, ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है, स्कूल संचालकों की भी, बच्चों के हित में, और हमारे एज ए बोर्ड भी और एज ए नेशन भी, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये सबकी एक ज्वाइंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को हम एक रीजनेबल एटमॉस्फेयर, रीजनेबल स्पेस बैठने की, रीजनेबल हाइजीन जरूर दें, और कंटेंट ऐसा दें जो उनका एक इंटेलेक्चुअल कुजैन है। ये बौद्धिक व्यंजन है, थाली में एक भी मक्खी पड़ जाती है तो उठा के फेंक देते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है हमारे दिमाग का भोजन है, हमारा विचार बनाता है। उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम बहुत कैजुअली लेके चलते हैं, अगर ठीक है कोई भी चल जाएगा, कोर्स पूरा करो। जबकि दृष्टि के बारे में एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। दृष्टि में अगर आप दक्षता में अंतर समझा रहा हूं, मैं सिर्फ, आप जानते हैं लेकिन मैं थोड़ा इम्फेसाइज कर रहा हूं। क्या ये जो युद्ध कला में रावण के पास सामर्थ्य कम था भगवान राम से? आप लोग तो पूरा सब रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण सब पढ़ते हैं, सामर्थ्य कम था क्या उनका? वो विद्वान कम था क्या? उसने तो रावण संहिता लिखी। उसके बाद संसाधन कम थे क्या? लेकिन विजयी कौन होता है? राम, क्योंकि उसकी दृष्टि थी नारी का अपमान और राम की दृष्टि थी नारी की मुक्ति। इसको प्रतीकों में समझिए भारत की संस्कृति को। समान चीज होती है। दुर्योधन क्या गदा में भीम से कमजोर था क्या? कर्ण क्या अर्जुन से धनुष बाण में कहीं कमजोर था क्या? भीष्म पिता में क्या कमजोर थे अर्जुन से क्या? लेकिन उनके साथ कौन था? अर्जुन के साथ कृष्ण। कृष्ण तत्व था साथ, न्याय, इसलिए विजयी हुए हो। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व भगवत गीता के दैवी संपद गुण के अनुसार बने, योग वशिष्ठ के 7 सोपान जो वशिष्ठ ने राम को व्यक्तित्व गढ़ने में दिया था उसके अनुसार बने, पतंजलि योग दर्शन के अष्टांग के अनुसार बने, बच्चा स्वयं को समझे, बच्चा स्वयं के अस्तित्व को नितांत अकेला ना समझ के ब्रह्मांड का एक घटक समझे। पाश्चात्य में हमारे में सबसे बड़ा अंतर है कि हम वयम हैं, वो अहम है। मैं पर विचार करते हैं, हम वयम पर विचार करती है भारत की संस्कृति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः ईसा वाष्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मा हृदयः कस सिद्धनम् संगक्षुद्धं संवदद्धं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे समजानाना उपासते समानी मंत्रः समिति समानी मनः समानो सहचित्तेषां। ये जो संस्कृति है ना कि हम स्वायत्तता, हम समग्र स्वास्थ्य, हम लोकतांत्रिक विचार समग्रता में रखते हैं, उसकी आत्मा क्या है कि हम अपने को पूरे ब्रह्मांड के घटकों के साथ एकात्म मानते हैं। और वो मानते हैं प्रकृति अलग है, मनुष्य अलग है, वो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। और वो संस्कृति पूरी दुनिया कह रही है कि विश्व को दृष्टि नहीं चला सकती, क्षमता चाहिए, दृष्टि भारत की संस्कृति की चाहिए। उस संस्कृति की दृष्टि को भारत के बच्चों में स्थापित करने के लिए, तमाम मनुष्यों के स्वर को अभिव्यक्त करने के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी के सामर्थ्य का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने वैधानिक जामा पहनाते हुए मैकालियन विश्व के अमृत समाधान के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। आइए सहयात्री बनिए। बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं इससे पहले कि आपसे जिज्ञासाएं पूछूं, मैं चाहूंगा कि
कुछ क्षण के लिए आयुक्त महोदय संबोधन कर दें, इसके बाद फिर हम आपसे कुछ प्रश्न जिज्ञासाएं जो होंगी वो सुन लेंगे। और एक आग्रह भी करेंगे कि जो भी नंबर बताएंगे सुनील, या इनके व्हाट्सएप पे भी डाल देना, आप उस पर जस्ट ओम नमस्ते करेंगे, पूरा का पूरा वेबसाइट हमारी खुल जाएगी। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो chairman@bsp.org.in एक मेल है, वो भी ये बता देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप अपना सुझाव, अपना नाम, टेलीफोन नंबर उसमें डालेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से विद इन वीक आपसे संवाद करूंगा, जिसका भी सुझाव जाएगा, टेलीफोन नंबर होगा, नाम होगा, मैं खुद आपसे बात करूंगा विस्तार से, और आपके सुझाव उचित होंगे, सम्यक होंगे तो उसको समावेश करने का विचार करूंगा, क्योंकि भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति बहुत ही अनंत है, चिरंतन है। उसमें सबकी दीक्षा, सबकी विषय वस्तु, सबकी दृष्टि का समावेशन करना भी आवश्यक है, तभी ये यात्रा लंबे अपने उद्देश्य की ओर प्रयाण कर सकेगी। माननीय आयुक्त महोदय। भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस संवाद कार्यक्रम में आज यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित चेयरमैन भारतीय शिक्षा बोर्ड डॉक्टर एनपी सिंह सर, यहाँ मंच पर आसीन एडी बेसिक शिक्षा मैडम ऐश्वर्या जी, शिक्षा परिवार से जुड़े यहाँ सभी हमारे सम्मानित साथीगण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब इस सेवा में आए थे तो जौनपुर जनपद में मैंने सर के अंडर में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और जो कुछ थोड़े से अच्छे गुण मेरे अंदर आ पाए, मैं इस माने में सौभाग्यशाली हूँ। उस प्रशिक्षण का ही मुझे प्रतिफल मिला कि मैं आज तक कुछ क्षेत्रों में बहुत सफल अपने को अधिकारी के रूप में स्थापित पाता हूँ। सर ने जो उस समय हमें सिखाया था कि किस तरह से आपको अपने मानवीय गुणों की रक्षा करते हुए अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करना है, उसके कुछ अंश एडाप्ट करके मैं काफ़ी हद तक सफल रहा। हमारी प्रशासनिक सेवा में सर का एक अपना नाम है। आज आप लोगों ने संवाद के दौरान सुना होगा कि किस तरह से प्रभावी ढंग से अपनी बातों को उन्होंने आपके सामने रखा, और वर्तमान समय की क्या आवश्यकताएं हैं उस पर आप लोगों से चर्चा की। निश्चित रूप से अब समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जेनजी श्रेणी के बच्चों ने या युवाओं ने किस तरह से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और तमाम उथल पुथल मचा दी। अब उससे भी आगे जेन अल्फा और अब जेन बीटा शुरू होने जा रहा है। 2025 से जेन बीटा शुरू होने जा रहा है। मीन्स जो पहले 50 सालों में परिवर्तन होता था वो 5 और 10 सालों में वो चेंजेज हो जा रहे हैं। अगर उस चेंजेज के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली सामंजस्य नहीं कर पाएगी तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। आज के बच्चे और हम लोगों के समय के बच्चों में बड़ा अंतर होता था। मुझे याद है कि हम लोगों को कोई चीज़ घर में तब मिलती थी जब नागिन डांस करा लेते थे माता पिता, या कई बार कोई डिमांड पूरी करने के लिए ऐसी टारगेट दे देते थे जो अनअचीवेबल हुआ करता था। जैसे कह दीजिए कि साहब ये खिलौना खरीद दो, चलो खरीद दूंगा, इंग्लिश के इतने चैप्टर याद करके कल तक सुना देना। उनको पता था नहीं सुनाएगा ना, खिलौना खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज बच्चे बेहद जागरूक हैं। अगर आज हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो कहता है पापा ये बात आप प्यार से भी तो समझा सकते थे, इसमें गुस्सा आप इतना क्यों कर रहे हैं। तो क्यों, अब उसके अंदर वो वर्ड को देख रहा है, और कुछ सीखे या ना सीखे पैदा होते ही मोबाइल उसके हाथ में आ जा रहा है। उस मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को देख रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। वो धमकाता भी है कि ज़्यादा करोगे तो 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुला लूँगा, फिर आप ठंडे हो जाओगे। तो अब उनके साथ हमें सामंजस्य बनाना है। निश्चित रूप से हमारे पास आज की डेट पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। हमारी 60 ईयर से कम एज के लोग लगभग 65% आज की डेट में हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए हमारी जो युवा शक्ति है या ह्यूमन रिसोर्स है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि अगर इन युवाओं को हम सही दिशा नहीं दे पाए तो यही सबसे बड़े विध्वंस के कारण भी बनेंगे। क्यों, उनके पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें सही दिशा देनी है और उसके लिए उस ऊर्जा का हमें सदुपयोग करना पड़ेगा।
हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, हमारा जो पुराना रिसर्च रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उससे जोड़ते हुए जो आधुनिक शिक्षा है, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य कहीं ना कहीं हमें स्थापित करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आधुनिक शिक्षा के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर अपने संस्कृति से हम कट गए तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। कहा जाता है ना कि जो लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से कट जाते हैं उनका विनाश तय होता है। तो अगर हमें अपना विनाश बचाना है, हमें आगे जाना है, तो अपनी संस्कृति और सभ्यता से अपने को जोड़े रखना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जापान में एक नई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, तो उनकी शिक्षा दीक्षा यूएस में हुई थी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर यूएस में जापान के लोगों को, कोरिया के लोगों को, चाइना के लोगों को एक ही समझा जाता है, उनको डिस्टिंग्विश वो नहीं करते, वो सोचते हैं सब एक ही प्रजाति के लोग हैं। तो उनका कहना था कि हमें बहुत बुरा लगता था कि हमारा जापान चाइना और अन्य देशों से अलग है। तो उनके मन में एक था कि अपने देश की संस्कृति को हमें इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है, और उसी मिशन से आज वहाँ के प्रधानमंत्री के पद तक वो पहुँची हैं। हम में से हर एक का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ते हुए, हम सभी गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल बने, एक सफल इंसान बने, लेकिन सफलता केवल आर्थिक पहलू पर ही नहीं होगी, सफलता के अन्य आयाम भी होते हैं। अल्टीमेटली हम सब का उद्देश्य होता है कि हम सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग उचित व्यवसाय करें, ये हम सबका टारगेट होता है। तो जहाँ तक मैं अभी समझ पाया, चूँकि मुझे भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में इससे पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कि हमारी जो भारतीय शिक्षा है, जो हमारी प्राचीनतम खोजें हैं, जो प्राचीनतम उपलब्धियां हैं, उस शिक्षा को और भारतीयता के साथ उसको जोड़ते हुए और आधुनिक शिक्षा को एक साथ मिलाने की इस बोर्ड की महत्वाकांक्षा है या इसका प्रयास है। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास की हमें आज की डेट में बेहद आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इन प्रयासों से शायद हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, इस पर कोई संशय नहीं है। क्योंकि अगर हम सुशिक्षित होंगे, शिक्षित नहीं सुशिक्षित होंगे, और हमें अपने देश से प्रेम होगा, अपनी संस्कृति से प्रेम होगा, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब चूंकि सर ने काफ़ी लंबी बात कह दी है और उसके बाद कुछ ज़्यादा जोड़ने की बात उसमें नहीं बचती है, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सर की बातों को सुना, और निश्चित रूप से आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई आप लोगों की कोई जिज्ञासा है तो रख सकते हैं थोड़ी देर पूर्णता से पहले। जो विद्यालय ऑलरेडी किसी बोर्ड से चल रहे हों, वो अगर स्विच ओवर करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो स्विच ओवर कर सकते हैं। हम बेसिक एक इंस्पेक्शन करा के, उसमें हमने एनओसी का प्रोविजन भी नहीं रखा है, नो नीड ऑफ एनओसी हमारे बायलॉज में। जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई प्राइवेट स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस्ड चल रहा है, और वो हम मान के चलते हैं कि राज्य सरकार के बोर्ड से चल रहा है, तो जाहिर है कि उसकी अर्हताएं पूरी होंगी तभी तो चल रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी स्विच ओवर में। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी, अगर कोई विद्यालय 8वीं तक, अब पूरे देश में नियम हो गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में 8वीं तक के लिए आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बेसिक शिक्षा से लेना होता है। उत्तर प्रदेश में है कि भाई 5वीं तक बीएसए देते हैं और इसके बाद एडी बेसिक के यहाँ से मिलता है। एक कमेटी है आपकी अध्यक्षता, ये प्रावधान है यूपी का। हर प्रांतों ने अलग अलग व्यवस्था बनाई। इसके बाद आप किसी बोर्ड को ऑप्ट कर सकते हो। पहले हमने सीबीएसई के लगभग आसपास रखा था मानक, लैंड का भी, क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी भी हमारी मेंबर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे लोग मेंबर हैं। इनिशियली मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मानक रीजनेबली, रैशनली इसको कम भी किया जा सकता है। लेकिन जब
उन्होंने जिद किया तो थोड़ा बहुत 10% 20% शिथिलताएं रिलैक्स करते हुए हमने जारी कर दिया। बाद में पूरे देश में मैंने जब अध्ययन किया सारे स्टेट बोर्ड का, लगभग हम अब तक पूरे देश में, यहाँ तो उपस्थिति कम है, लेकिन मैं जो दूसरे प्रांतों में जाता हूँ तो लोगों को बोर्ड के बारे में उत्सुकता बहुत है, जब जानते हैं कि आखिर है क्या जो भारत की बात कर रहे हैं, कैसा है। कुछ पक्ष में भी लोग आते हैं, कुछ विपक्ष में भी आते हैं कि भारत ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो उनको भी सुनता हूं मैं, क्योंकि मैं बुलाता भी उनको कि आप आओ बताओ ना कि क्यों नहीं होना चाहिए, या उनके मन में कोई भ्रम तो नहीं है। कई लोगों के दिमाग में होता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हो तो कहीं रिप्रोडक्शन ऑफ ओल्ड सिस्टम की बात तो नहीं कर रहे हो, कि जो पुरानी व्यवस्थाएं, जो विकृतियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए रीस्टैब्लिश करने की बात तो नहीं कर रहे हो नॉलेज सिस्टम, या कौन से नॉलेज सिस्टम है। तो उन्हें बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है मुझे, और उस पर चर्चा मैंने कम इसलिए किया कि आप लोगों को मालूम है कि नॉलेज सिस्टम मैंने संकेतों में बताया कि जो साइंटिफिक वेल एस्टैब्लिश्ड 21वीं सदी के लिए उपयोगी है, उसी को रखना है। अब वो मान गए जब मैंने पूरे राज्यों का एक ढांचा रखा कि देखो विभिन्न राज्यों ने विभिन्न मानक रखे हैं लैंड के, स्टेट बोर्ड, यहां तक कि CISC ICSC ने भी 2000 वर्ग मीटर में दे रहा है। तो आप ऐसे में क्यों जिद किए हो कि 2 एकड़ 1.5 एकड़ में ही दोगे। और NCF कह रहा है, NEP कह रही है कि वी कैन थिंक अबाउट रेशनलाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम उसको रेशनलाइज रीजनेबली नहीं क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत कृपा करके, बहुत ही 1.5 घंटे आर्गुमेंट के बाद 2 महीने पहले हमारे बोर्ड के सारे लोगों ने एक मत से मान लिया। हमारे पूरे आंकड़े जब दिया, पूरा अरुणाचल से लेके तमिलनाडु से लेके कश्मीर से लेके सारा, अब मैं उन्होंने भी कहा ठीक, अच्छा 2000 वर्ग मीटर तक भी आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन 2000 वर्ग मीटर में आपको जो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना होगा, अगर एक सेक्शन भी चलाते हैं तो 600 वर्ग मीटर में आपको 16,800 स्क्वायर फीट कम से कम जमीन, कारपेट एरिया चाहिए, और कम से कम 1,000-1,200 वर्ग मीटर कम से कम कबड्डी खेलने, खो खो खेलने का तुम दोगे कि बच्चों को दुकान में तो नहीं बैठाओगे ना पढ़ाने के लिए। तो उस रीजनेबली, और CISC को चूंकि राज्य सरकार भी NOC देती रही है सारे देश की, यूपी भी, तो हमने इसलिए उसको 2000 वर्ग मीटर तक का भी एक क्लास डाल दिया कि ये होगा। बाकी जो ट्राइबल इलाके हैं, चूंकि यहाँ तो बहुत कम है तो इसलिए उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, उनमें ये है कि अगर कोई बिल्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पैटर्न की बनाए, अगर हिल में, ट्राइबल में अपने ट्रेडिशनल हाउसिंग पैटर्न में भी कमरे बनाता है और वो सुरक्षित है, रीजनेबल है, तो एजुकेशन को उनके दरवाजे तक भी, क्वालिटी एजुकेशन को, भारत बोर्ड के एजुकेशन को पहुंचाने के लिए हम उसको भी अलाउ कर दिए हैं। और आगरा शहर में तो 1500 वर्ग मीटर तक भी अलाउड है महानगर में। ये रीजनेबल हमने अभी 1.5-2 महीने पहले किया है। बाकी अब खर्चा उर्चा, मुझसे आर्किटेक्ट नहीं हूं कि मैं आपको पैसा बताऊं कितना खर्च हो, वो आप देख लीजिएगा जी। नमस्कार सर, इसी सत्र में हमने भी एफिलिएशन आपके BSV बोर्ड से ली है, तो थोड़ी सी मुझे भी कोई समस्या आई। समस्या ज़्यादा कुछ नहीं है कि मेरे यहाँ ABSE वो आई मैडम, तो मैंने उनको बताया कि मैम अब हमारा भी इंटर हो गया है। वो अपने और किसी उद्देश्य से आई थी और UDAIS पे इनको चढ़वाना है बच्चों को, और उन्होंने एक ही शब्द बोला कि आपने NOC ले ली, पहले हमसे NOC ले ली। तो मैं बस यही आपसे वो कहना चाहूँगा, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी क्या करना है। ऐसा है कि उनको मॉडल बायलॉज हमारा, सुनील से मैं कहूँगा आपको मेल कर देंगे, उनको वही मॉडल बायलॉज दिखा देना कि भारत सरकार का मॉडल बायलॉज है, भारत सरकार का UDAIS है, आप तो उसका प्रयोग करते हो उसे, और UDAIS में भारत सरकार ने उसी मॉडल बायलॉज के आधार पर BSB को भी प्रोविजन कर दिया अपने UDAIS में, और यूपी गवर्नमेंट भी स्वीकार कर रही है। तो उसमें कहाँ कह रही है यूपी गवर्नमेंट की NOC के बिना UDAIS में नहीं डालेंगे, उनसे कह दो लिख के दे दो आप
कि हमसे एनओसी नहीं लिया तो इसलिए हम नहीं करेंगे, उसका लिखित जवाब ले लो।